नमस्कार, आपका 24 न्यूज प्लस के इस लाइव शो माली टॉक में मैं शिल्पा आपकी होस्ट हूँ। दोस्त, एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हर बार हम अपने शो में आपकी हेल्थ से रिलेटेड सिचुएशंस और सब्जेक्ट्स के बारे में बात करते आए हैं और इसलिए हर बार हमारे साथ स्टूडियो में एक डॉक्टर भी होते हैं। आज हम जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं, हालांकि देखने में वो थोड़ा सा नॉर्मल लगता है, लेकिन उसके इश्यूज आगे जाके बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। आज हम सबसे पहले बात करने वाले जो विषय हैं उनमें मुख्य तौर पर हम बात करेंगे आपकी बॉडी पर होने वाले वो पेन्स जो आपको बहुत परेशान करते हैं, चाहे वो गर्दन का दर्द हो, कंधों का दर्द हो, घुटनों का दर्द हो, कोहनी का दर्द हो, कलाई का दर्द हो, कमर का दर्द हो, बैक पेन हो, सर्वाइकल प्रॉब्लम्स हो, पैरालिसिस जैसे कॉम्प्लिकेशंस हैं या फिर स्पेशल चाइल्ड हैं, उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और इसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आपसे मुखातिब होने वाले डॉक्टर हैं डॉक्टर नरेश पाराशर। सर, आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं और आपका बहुत बहुत वार्मली वेलकम है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच, इट्स अ प्लेजर। थैंक यू। और आज हम सर से जो बात करने वाले हैं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके जहन में अगर कोई सवाल है, क्योंकि दर्द एक ऐसी चीज है, दिल का भी होता है और शरीर का भी होता है। हालांकि हमारे पास फिलहाल दिल के दर्द की कोई दवा नहीं है, लेकिन जो शरीर का दर्द है उसके बारे में आज आप सीधे तौर पर हमसे फोन पर बात कर सकते हैं। बस आपको करना है 51099151 पर कॉल करना है। डॉक्टर नरेश सर जो हैं वो आपसे सीधे तौर पर बात कर सकते हैं और आप अपनी प्रॉब्लम उनके साथ शेयर कर सकते हैं। 51099151। सर, एक बार फिर से वार्मली वेलकम। थैंक यू सो मच, इट्स अ ग्रेट ऑनर टू बी हियर। थैंक यू सो मच सर, हमारा भी औहदा बढ़ गया आपके यहाँ पधारने से। अरे नहीं सर, थैंक यू। अच्छा, आज हम जिन इशू पे बात करने वाले हैं मैंने वैसे अपने सारे दर्शकों को बता दिए हैं, लेकिन आज हम सबसे पहले बात करते हैं उन स्पेशल चाइल्ड्स के बारे में जो कि एक खास तौर पर खासियत रखते हैं, लेकिन वो कैसे वो स्पेशल हैं और उनसे रिलेटेड क्या इश्यूज है जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि स्पेशल चाइल्ड होते क्या हैं। जी, स्पेशल चाइल्ड वे बच्चे होते हैं जो नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन डिलीवरी हो, इनके बाद में डिले क्राई करते हैं। डिले क्राई का मतलब ये होता है कि नॉर्मली बच्चा इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ शुड क्राई, ताकि उसकी बॉडी में मैक्सिमम ऑक्सीजन की सप्लाई हो और ब्रेन एक्टिव हो। जी सर। जिन बच्चों में ये डिले क्राई होता है उनको ऑक्सीजन की एक कॉल ले लेते हैं शायद। जी सर। हेलो हेलो। जी सर। ये स्पेशल चाइल्ड वो होते हैं जो इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ क्राई नहीं करते हैं, तो उनके ब्रेन में जो है ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो डेफिशिएट हो जाती है, तो उनकी बॉडी का काफी सारे पार्ट जो है वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाते हैं। तो वे सारे बॉडी के पार्ट जो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाते हैं उनको जो है फिजियोथेरेपी के द्वारा नॉर्मल एक्टिव मोड पे लेकर के आया जाता है। और उनकी जो माइलस्टोन्स होते हैं, माइलस्टोन्स का मतलब ये होता है कि नॉर्मली बच्चा कब करवट लेगा, कब घुटनों के बल चलेगा, कब पैदल चलेगा, ये सारे माइलस्टोन्स होते हैं, ऐसे बच्चों के डिले हो जाते हैं। यानी कि नॉर्मली अगर किसी बच्चे को 1 महीने में कोई एक्टिविटी करनी है या स्माइल करना है, फर्स्ट जो सोशल स्माइल होती है वो डिले हो जाती है। करवट में लेकर कब वो करवट लेगा फर्स्ट अपना, वो डिले हो जाता है। तो ये सारी एक्टिविटीज जो है हम उसको वापस फिजियोथेरेपी के द्वारा जो है वापस गेन कराते हैं। तो ये जो डिले माइलस्टोन है उसको नॉर्मल रूटीन में लेकर के आना फिजियोथेरेपिस्ट का रोल होता है। तो ये वो स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं जिनमें जो है माइलस्टोन्स डिले हो जाते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई जो है प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो इस वजह से न तो ये इंडिपेंडेंटली बैठ पाते हैं, न ही इंडिपेंडेंटली खड़े हो पाते हैं। तो इन सभी चीजों को हम फिजियोथेरेपी के द्वारा वापस ठीक करते हैं। इसमें सबसे पहले हमको जो ध्यान रखना चाहिए वो है नेक और स्पाइन जो है, क्योंकि इसी वजह ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो भी स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनके अंदर स्पाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि बच्चों की गर्दन जो है नॉर्मली लटक जाती है। सर, मुझे लगता है कॉल आ गया है। जी हेलो। जी सर। तो हम सबसे पहले जो है नेक होल्डिंग पे हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फोकस रहता है कि बच्चा अपनी नेक होल्ड करे, क्योंकि अगर बच्चा नेक होल्ड नहीं करेगा तो हमेशा वो गर्दन लटका के ही रखेगा। तो नेक होल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है। ऐसे बच्चों को हमेशा उल्टा लेटाना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि उल्टा लेटाने से उनकी पूरी स्पाइन जो है वो कर्वेचर बहुत अच्छा हो जाता है उनका। और जो बच्चों के पेरेंट्स है इसमें मदर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। और नॉर्मली हमारे सोसाइटी में देखा जाता है मदर को हमेशा सबसे बैक सीट पे लेकर के आ जाते हैं। जो ग्रैंड मदर होती है, दादी होती है, वो फ्रंट सीट। हेलो हेलो। जी सर। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो मदर का होता है। तो मदर को चाहिए कि वो सबसे फ्रंट सीट ले।
अगर किसी मदर का चाइल्ड जो है स्पेशल चाइल्ड है, तो मेरी सोसाइटी से रिक्वेस्ट ये है कि मदर को फ्रंट सीट पे रखें। बिल्कुल। और नॉर्मली जो है मदर बैक सीट पे आती है, उसके जो दादाजी है दादी जी हैं वो फ्रंट सीट ले लेते हैं। तो स्पेशल चाइल्ड के लिए मदर। माफी चाहती हूँ, बार बार कॉल आ रहा है जी। हेलो हेलो जी सर। तो स्पेशल चाइल्ड के लिए मदर को ये चाहिए कि वो फ्रंट सीट ले और फिजियोथेरेपिस्ट जैसे जैसे सलाह देते हैं वो सारी चीजें घर पे करे रेगुलर बेसिस पे। इस तरह के बच्चों में दो तरह की तकलीफ होती है, या तो उनके हाथ और पैर की जो मसल्स हैं वो एकदम टाइट हो जाएंगी, जाम हो जाएंगे, और या फिर दूसरी स्पेशलिटी ये होती है कि एकदम हाथ पे ढीले पड़ जाते हैं। जिनके हाथ पैर जो टाइट हो गए उनको स्ट्रेचिंग की बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे बच्चों के लिए मदर को चाहिए कि वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाए और अपने बच्चों के हाथ और पैर जो भी मसल्स टाइट हो गई उनकी स्ट्रेचिंग सीखे, और बच्चों का पोस्चरल केयर सीखे कि बच्चे को कैसे बैठाना है, बच्चे को कैसे गोद में लेना है, बच्चे को कैसे फीड कराना है। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और जिन बच्चों के अंदर हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं उन बच्चों की स्ट्रेंथनिंग की जरूरत होती है, यानी उनकी जो मसल्स हैं उन मसल्स को टाइट करना होता है हमको। तो इसके लिए स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस जो है फिजियोथेरेपिस्ट वो आपको सिखाएगा कि कैसे स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज की जाती है। तो ये दो तरह का मेन सेरेब्रल पाल्सी होता है, एक तो जिसमें मसल्स टाइट हो जाती है जिसमें हमें स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, और जिसमें दूसरी मसल्स हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं उनमें मसल्स की स्ट्रेंथनिंग की जरूरत होती है। तो ये दो तरह का सेरेब्रल पाल्सी होता है, और इसमें मदर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना होता है। मदर ही सबसे बड़ी जो है उनकी डॉक्टर होती है। तो फिजियोथेरेपिस्ट सिर्फ गाइड करेगा कि कैसे उनको अटेंड करना है, और मदर जो भी पेरेंट्स हैं वो उसको अच्छे से एक्सरसाइजेस कराएं। तो इसलिए इमीडिएटली जो है फिजियोथेरेपी शुरू करनी बहुत जरूरी होती है सेरेब्रल पाल्सी के अंदर। अच्छा, जो नवजात बच्चे, जैसे आपने कहा कि नवजात बच्चे जो पैदा होते ही रोते नहीं हैं, जी। और जिनमें ऑक्सीजन का सर्कुलेशन नहीं होता, तो ये कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। सबसे मेजर रीजन यही होता है। अच्छा। डिले क्राई हम इसको बोलते हैं। अगर बच्चा इमीडिएटली आफ्टर दी बर्थ क्राई नहीं करता है, तो क्राई करने से क्या होता है कि मैक्सिमम ब्लड सप्लाई और मैक्सिमम ऑक्सीजन सप्लाई ब्रेन को मिलती है। तो जितने भी ब्रेन के अंदर सेल्स हैं वो इमीडिएटली एक्टिव मोड पे आ जाते हैं और वो सारी फंक्शन शुरू कर देते हैं। तो ब्रेन का जो पार्ट एक्टिव नहीं हो पाएगा, वो हिस्सा जिस भी बॉडी पार्ट को कंट्रोल करेगा वो बॉडी पार्ट फिर एक्टिव इफेक्ट करेगा और वो एक्टिव मोड पे नहीं आ पाएगा। तो इसलिए जो है सबसे पहले जो है बच्चे का इमीडिएटली क्राई करना बहुत जरूरी है। जी। अच्छा, नवजात बच्चा जब पैदा होता है, और तब ये कैसे आप रिकॉग्नाइज करते हैं कि हाँ इसके साथ ये कॉम्प्लिकेशन है या उसको ये ट्रीटमेंट, क्योंकि नवजात बच्चा तो बहुत ही ज्यादा नवजात होता है, छोटा होता है, तो उस वक्त ये कैसे डिसाइड होता है? ये फर्स्ट 3 डेज के अंदर हमको इमीडिएटली डॉक्टर जो है वो अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस यूज करता है। अच्छा। जो भी गायनेकोलॉजिस्ट होती है, जो भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट होता है। देखिए हमारे सोसाइटी में होता है कि जैसे ही इमीडिएटली बर्थ होता है वहाँ पे एक पीडियाट्रिशियन जरूर होते हैं। हर हॉस्पिटल के अंदर ये होता है कि जैसे ही गायनेकोलॉजिस्ट बेबी डिक्लेयर करती है वहाँ पे इमीडिएटली बाय द साइड एक पीडियाट्रिशियन होता है, और वो पीडियाट्रिशियन ही सबसे पहले ही इज द फर्स्ट वन टू चेक द चाइल्ड। वो सबसे पहले बच्चे को अटेंड करते हैं और वो देखते हैं कि सारे बॉडी के पार्ट्स प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बच्चे ने फर्स्ट क्राई लिया है या नहीं लिया है, बच्चे की हाथों की पैरों की और जो मसल्स है वो प्रॉपर्ली काम कर रही है या नहीं। हेलो 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 जी सर। तो जो पीडियाट्रिशियन होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि बच्चा जो है सेरेब्रल पाल्सी की तरफ बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो पीडियाट्रिशियन सबसे पहले होते हैं, और ये ही पीडियाट्रिशियन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। इमीडिएटली जैसे ही बच्चे का बर्थ होता है तो वो सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि बच्चा जो है नॉर्मल क्राई के बाद में फंक्शन नॉर्मल उसके कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। 3 डेज के अंदर सब फर्स्ट 3 डेज के अंदर पता चल जाता है, और उसके बाद पीडियाट्रिशियन जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट के लिए रेफर करते हैं हमेशा। तो पीडियाट्रिशियन ही डिसाइड करते हैं कि ये फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएगा या नहीं जाएगा। अच्छा सर, ये तो हॉस्पिटलाइज उन महिलाओं के लिए है जो गर्भ धारण करके डिलीवरी हॉस्पिटल में करती हैं। अमूमन ऐसी भी जगह है जहाँ पर महिलाएं घर पे ही अपनी डिलीवरी करवाती हैं। तो एज ए वुमन, चाहे वहाँ पर जो भी महिलाएं उपस्थित रहे, उन्हें बच्चा होने के बाद ऐसी क्या चीजें नोटिस करनी चाहिए जिससे लगे कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है? सबसे पहले तो ये नोट करना चाहिए कि बच्चे ने इमीडिएटली क्राई किया है या नहीं किया। सबसे जो चीफ जो देखने वाली, ध्यान रखने वाली बात है कि बच्चा इमीडिएटली रोए जरूर। उसके बाद में जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि उनके बच्चे के जो हाथ और पैर हैं वो मूवमेंट्स में हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं।
तीसरी चीज ये कि बच्चे ने फीड किया या नहीं किया है। ओके। जो अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो विद इन 30 मिनट्स के अंदर बच्चा मदर का फीड कर लेना बहुत जरूरी है, कंपलसरी है ये कि 30 मिनट्स के अंदर अंदर बच्चा फीड कर ले। और अगर घर पे अगर कॉलर आ गए। हेलो हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? तो घर पे हमको सबसे पहले ये देखना है कि क्राई किया या नहीं किया। सेकंड, उसके हाथों पैरों में जो है नॉर्मल एक्टिविटी हो रही है नहीं हो रही है। विद इन 30 मिनट्स बच्चे ने जो है फीड किया है या नहीं किया है। ये 3 चीजें मेन जो है वो देखने वाली बात है। उसके बाद में देखना है कि बच्चे ने जो है ब्लैडर बाउल यानी कि उसने बाथरूम किया या नहीं किया है, सुसु किया या नहीं किया है। इन 4 चीजों को मेन सबसे पहले जो है जो भी वहाँ पे नियर बाय लेडीज है उनको अटेंड करना चाहिए और इन 4 चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए। ये 4 चीजें हैं। अगर इसमें किसी एक में भी चीज में अगर लगता है कि डाउट है, ये प्रॉपरली चीजें नहीं हो रही है, तो इमीडिएटली नियर बाय जो पीएचसी है या जो भी मेजर मेडिकल हॉस्पिटल है वहाँ पे जाके पीडियाट्रिशियन को दिखाना चाहिए। उसके बाद में पीडियाट्रिशियन अटेंड करेंगे और फिर वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास में रेफर करेंगे। अच्छा, ये तो नवजात बच्चों की बात हुई। ये कॉम्प्लिकेशन अगर थोड़ा सा ऊपर के बच्चे यानी 3-4 साल में हो तो क्या ट्रीटमेंट फिर अलग हो जाता है? नहीं, ट्रीटमेंट देखिए जो भी फिजियोथेरेपी का ट्रीटमेंट होता है फॉर दिस सेरेब्रल पाल्सी वो क्लिनिकली डिसाइड होता है। यानी कि हम इमीडिएटली जब बच्चा हमारे पास में आता है तो हम ये देखते हैं कि मेजर उसके फंक्शंस जो है वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब जैसे एक बच्चा जो है नॉर्मली 1 साल की अमूमन 1 साल की उम्र का बच्चा जो है खड़ा होना शुरू कर देता है, पैदल चलना शुरू कर देता है। तो हमें ये देखना होता है कि जैसे बच्चे की उम्र अगर 11 महीने की है, अब 11 महीने का बच्चा अगर खड़ा नहीं हो रहा है तो हमारी प्रायोरिटी वो बन जाती है कि बच्चा खड़ा हो इमीडिएटली। तो हम उसके कमर से लेकर के और पैर तक की जो मसल्स है उनको चेक करते हैं। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि 11 महीने के लेवल पे जो माइलस्टोन आना चाहिए, यानी कि 11 महीने की उम्र तक बच्चे को ये चीजें अटेंड कर लेनी चाहिए, वो कर पाता है या नहीं कर पाता है। या जैसे 3 साल की उम्र का कोई बच्चा आता है तो हमें ये देखना है कि 3 साल की उम्र तक क्या क्या चीजें हो सकती है। हेलो हेलो, हाँ मैडम। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ राजू शर्मा। राजू जी, पहले आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। राजू जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। अपना सवाल पूछिए। मैडम, मेरा एक्सीडेंट हो गया था तो गलाई में मैडम दर्द है जी, तो उसको क्या चेक कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए जी? वो सब नहीं लगा पा रहा। एक हाथ में मतलब जिससे हुआ ना एक्सीडेंट उससे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। आपकी उम्र बताएंगे सर? 41। ओके जी, थैंक यू। देखिए राजू जी, ऐसा है कि सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि आपके रिस्ट के अंदर स्वेलिंग है या नहीं है। एक चीज ये। दूसरी चीज हमें ये देखना है कि कितना टाइम हो चुका है आपके एक्सीडेंट को। अगर एक्सीडेंट अभी रिसेंटली हुआ है पिछले 2-3 दिनों के अंदर तो आप जितना ज्यादा हो सके उस पर बर्फ का सेक करिए, क्योंकि जब भी एक्सीडेंट हो जाता है कोई भी ट्रॉमा हो 72 आवर्स तक अब बर्फ का सेक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो 72 आवर्स तक आप उसमें बर्फ का सेक करिए और फिर आप हमें ये बताइए कि आपकी जो फिंगर्स हैं वो प्रॉपरली फंक्शन कर रही हैं या नहीं कर रही है। यानी कि आप एक गिलास पानी का उठा सकते हैं या नहीं, पेन से आप कुछ लिख सकते हैं या नहीं, आपकी जो रिस्ट और हैंड की एक्टिविटीज है उस पर कोई इम्पैक्ट आया है या नहीं आया वो हमें देखना है। और अगर पेन है तो आप सबसे पहले तो क्योंकि एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट में सबसे बड़ी जो चांस होता है कि एक हेयरलाइन फ्रैक्चर की गुंजाइश बनती है, तो आप एक एक्सरे इमीडिएटली जरूर करा लें। एक एक्सरे कराएं और बर्फ का सेक 72 आवर्स तक रेगुलर रखें। और जो भी डॉक्टर्स को अगर आपने डेफिनेटली दिखाया होगा तो आप मेडिकेशन बराबर लें और फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह लें। आपके आसपास जो भी फिजियोथेरेपिस्ट हैं, बर्फ का सेक करें, जो भी मेडिसिन है वो लें और इमीडिएटली एक्सरे जरूर करा लें एक, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी फंक्शंस नॉर्मल होती हैं, एक्टिविटीज नॉर्मल होती हैं, लेकिन कोई हेयरलाइन फ्रैक्चर रह जाता है तो वो बाद में जाके आपको पेन नहीं करे। तो इसलिए एक एक्सरे डेफिनेटली कराएं और फिजियोथेरेपिस्ट जो है आपके आसपास में उनसे मिलें। वो आपको बताएंगे कि पेन मैनेजमेंट के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी है। वो डेफिनेटली आपको एक्सरसाइज बताएंगे, तो वो एक्सरसाइज आप डेफिनेटली सीखें और कम से कम 1 से 1.5 महीने तक आप रेगुलर एक्सरसाइज करें। अच्छा, जैसे कहते हैं पुशअप्स में प्रॉब्लम होती है। ये पुशअप्स में प्रॉब्लम होती है, बेसिक रीजन ये है कि जब आप पुशअप्स करते हो तो आपको पूरे बॉडी का वेट जो है आपके रिस्ट पर आ जाता है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपकी जो हाथ की रिस्ट की मसल्स हैं वो काफी वीक हैं जी। तो वो वीक होने की वजह से वो आपका बॉडी का वेट नहीं ले पा रही हैं। तो डेफिनेटली आपकी रिस्ट की मसल्स को एक और कॉलर आ गया। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहा है? मैं मधु बोल रही हूँ। मधु, पहले आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए प्लीज। ओके मैडम जी, शुक्रिया।
हाँ मैडम, मैं ये कह रही थी, मेरे दाएं पैर में और हाथ में बहुत दर्द रहता है। जी, अपनी उम्र बताएंगे आप? पैरों पर मेरी उम्र 42 है। जी, हाँ मैडम, मैं रात को सोचती हूँ, मुझे नींद नहीं आती, हाथ पैर बहुत पेन करते हैं मेरे। जी, आपका वजन बता सकती हैं आप, आपका वेट? मेरा वेट 70 किलो है। जी, जी सर। देखिए, हाथ और पैरों के अंदर जो पेन होते हैं, इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। जो हाथ में पेन आता है वो शोल्डर की वजह से भी आ सकता है, आपकी नेक की वजह से भी आ सकता है। हमें बहुत सारी चीजें इनमें देखनी होती हैं। ये देखना होता है कि केवल एक ज्वाइंट इन्वॉल्व है या पूरा लिम्ब इन्वॉल्व है, यानी कि पूरा हाथ और पूरा पैर है या एक पर्टिकुलर ज्वाइंट है जो ज्यादा इफेक्टिव है। अगर पूरा हाथ इन्वॉल्व है तो उसके साथ में हमको ये देखना होता है कि नेक से कोई रेफर्ड पेन आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो रेफर्ड पेन वे पेन्स होते हैं जो ओरिजिन कहीं पे और होते हैं, यानी कि जो मूल उसका कारण है वो तो है नेक में, और वहां से वो स्प्रेड होकर के बॉडी के दूसरे पार्ट में जाता है। इन पेन्स को रेफर्ड पेन कहते हैं। तो अगर इनके रेफर्ड पेन है, जैसे हाथ में सूनापन भी आ रहा है या केवल पेन ही है, तो हमें ये देखना है कि ये रेफर्ड पेन है या लोकलाइज्ड पेन है। अगर केवल ये लोकलाइज पेन है तो ये डेफिनेटली एक पर्टिकुलर जॉइंट इसमें इन्वॉल्व होगा। हमारे हाथ में 3 मेन जॉइंट्स हैं, शोल्डर, एल्बो एंड रिस्ट। तो इन तीनों में से अगर कोई एक जॉइंट इन्वॉल्व है तो उस एक पर्टिकुलर जॉइंट की जो है फिजियोथेरेपी इनको करनी होगी। और अगर पूरा हाथ इन्वॉल्व है तो डेफिनेटली जो है ये नेक का पेन है। इसमें यहाँ पे मैं 2 चीजें आपको जरूर बताना चाहूंगा कि अगर हाथ में पेन है और वो एल्बो तक ही है तो ये डेफिनेटली शोल्डर का पेन है। अच्छा। क्योंकि शोल्डर का पेन कभी एल्बो के नीचे कभी नहीं जाएगा। और अगर पूरा हाथ पेन है अप टू फिंगर्स तो ये डेफिनेटली नेक का पेन है। अच्छा। नेक से रेफर होकर है, क्योंकि नेक का पेन ऑलवेज एल्बो को क्रॉस करके अप टू द फिंगर्स आएगा। और ये पेन आपको नेक में फील नहीं होगा? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अच्छा, हम रिकॉग्नाइज करने में फिर हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं। हाँ, जी जी। ये डिपेंड करता है सिविरिटी ऑफ द पेन के ऊपर। अगर नेक में ज्यादा सिविरिटी है तो वो जो है स्प्रेड होके एल्बो के नीचे आएगा। जी जी जी। और अगर इतनी सीवियर नहीं है जी। तो वो एल्बो तक ही रह सकता है। सही, एक और कॉल ले लेते हैं। हेलो। हेलो हेलो मैम। जी, कौन बोल रहा है? मैं तो मधु शर्मा बोल रही हूँ। अच्छा, मधु जी बोल रही हैं? जी हाँ, पूछिए। मेरे एडी में बहुत दर्द होता है मैम। जी, आपने अभी कॉल किया था मैम? नहीं, दूसरा। अच्छा, तो आप अपनी उम्र बता दीजिए। 40 साल। ओके, ठीक है जी। ये सर, ये प्रॉब्लम तो कैजुअल महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा है जी। और आजकल सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि छोटी उम्र में एडी का दर्द बहुत कॉमन हो गया है। जी। नॉर्मली जो है 50 साल की उम्र तक एडी का पेन अगर होता है तो ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, क्योंकि ये डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं, यानी कि बॉडी जो है डिजेनरेट हो रही है, यानी कि टुवर्ड्स द हम ओल्ड एज जब हम अटेन करते हैं तो उनके ये सिम्टम्स होते हैं। तो जैसे कि मैम बता रहे हैं कि 40 साल के हैं तो बहुत यंग एज में ये पेन हो रहे हैं, तो डेफिनेटली एक चिंता का विषय है कि इतनी कम एज के अंदर जो है एडी का पेन हो रहा है। एडी के पेन के लिए सबसे पहली चीज ये है कि आपको जो है फुटवेयर्स जो है आपके, जो आप चप्पल या सैंडल पहनते हैं उनको चेंज करने की बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत है। घर में जो है नंगे पैर नहीं रहें, बेलीज आप डेफिनेटली पहने। और एक सिलिकॉन हील आता है, यानी कि एक आर्टिफिशियल हील आती है, वो सिलिकॉन एक मटेरियल होता है, उसकी बनी हुई होती है। तो आप अपने बेलीज के अंदर वो सिलिकॉन हील पहने और गर्म पानी का सेक करें, लेकिन उसमें ये जरूर ध्यान रखें कि आपके एडी के आसपास वाला एरिया जो सूजा हुआ नहीं हो। अगर एडी के आसपास का एरिया सूजा हुआ नहीं है तो आप गर्म पानी के अंदर, गुनगुने पानी के अंदर जो है पैर डाल के बैठे 10 मिनट सुबह शाम, और सिलिकॉन हील जो है बेलीज के अंदर पहने, तो इससे जो है आपके एडी का जो दर्द है वो काफी आराम मिल जाएगा। और दूसरा जो है, अगर आपको ज्यादा जरूरत हो तो ही आप स्टैंडिंग रहें, अदरवाइज प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग यानी ज्यादा लंबे समय तक खड़े नहीं रहें, क्योंकि जब आप ज्यादा लंबे समय तक खड़े रहते हो तो जो एडी के अंदर एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है हील की, वो आपको बार बार पिंच करेगी और पेन करेगी जी। तो अगर आप ज्यादा खड़े रहते हैं या आपका काम हाउसवाइफ का है तो लगातार एक काम नहीं करें, बीच बीच में रेस्ट लेते रहें। यस बिल्कुल, ये बहुत हाँ, आपके पोस्चर का ध्यान रखें और अब बीच में ब्रेक्स लेना बहुत जरूरी है। आधे घंटे से ज्यादा आप खड़े नहीं रहें, थोड़ा काम कर लिया फिर थोड़ा रेस्ट ले लिया, फिर थोड़ा काम कर लिया रेस्ट ले लिया। प्रोलॉन्ग अगर आप आधे घंटे से ज्यादा खड़े रहेंगे तो हील के पेन डेफिनेटली बढ़ेंगे। और सुबह शाम गर्म पानी का सेक करें और नंगे पैर नहीं रहें, स्लीपर्स नहीं पहने। इसमें बेलीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, कपड़े की बेलीज आती है वो पहने, तो ये बहुत इफेक्टिव है, उसमें आपके काफी पेन्स कम हो जाते हैं हील के। तो जिनके भी एडी का दर्द है उन सबके लिए एक तो गर्म पानी का सेक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। बस शर्त यह है कि वहां पे एडी के आसपास का एरिया फूला हुआ नहीं हो, सूजन नहीं हो। और सिलिकॉन हील आती है, ये मेडिकल मार्केट में मिलता है, वहां से आप सिलिकॉन के हील्स लें
तो ये काफी पेन कम कर देते हैं। अच्छा, ये महिलाओं को ही इसकी शिकायत रहती है या पुरुष भी इसके शिकार है? नहीं, ये बोथ जेंडर्स के अंदर जो है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों के अंदर ये इक्वली कॉम्पिटेंट है। दोनों जेंडर्स के साथ में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ऐसा कोई स्पेशलिटी नहीं है कि फीमेल्स को ज्यादा है। और दोनों ही जेंडर्स को ये चीज का ध्यान रखना होता है कि वो ज्यादा देर तक स्टैंडिंग नहीं करें। जो लोग ज्यादा स्टैंडिंग करेंगे उनको जो है ये पेन एग्रीवेट होने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। तो स्टैंडिंग अवॉइड करें, हाफ एन आवर से ज्यादा स्टैंडिंग नहीं करें, बार बार बीच बीच में बैठते रहें और पैर लटका के थोड़ा कम बैठें, क्योंकि जो पैर लटका के बैठते हैं तो एडी के आसपास वाला एरिया जो है सूजन आ सकती है उसके अंदर। मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी, आपने कहा कि अगर आसपास के एरिया में सूजन आती है तो फिर गर्म पानी का सेक ना अवॉइड करना है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि जब हम गर्म पानी का सेक करते हैं तो हमारी जो ब्लड की वेसल्स है वो खुल जाती हैं। अच्छा। तो हमारी ब्लड की जो वेसल्स खुल जाएगी तो वहां पे ज्यादा ब्लड की सप्लाई होगी। हमारा ज्यादा जो है फ्लूइड जो है हमारी बॉडी का वो वहां पे ज्यादा जाएगा, तो सूजन ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, तो जब भी आपकी सूजन है तो गर्म पानी का सेक अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि गर्म पानी करने से मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी, जो ब्लड की वेसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगी और हमारा जो बॉडी का फ्लूइड है वो वहां पे ज्यादा जाएगा, तो सूजन बढ़ जाएगी उससे। जबकि सूजन के अंदर हमेशा जो है हमें बर्फ के सेक को करना चाहिए, ताकि जो है वहां पे सूजन कम हो। क्योंकि जब हम गर्म चीज करेंगे तो ब्लड वेसल्स खुलेंगी और जब हम बर्फ का सेक करेंगे तो ब्लड वेसल्स सिकुड़ेंगी। अच्छा। तो जब ब्लड वेसल्स सिकुड़ेंगी तो वहां से सूजन कम हो जाएगी। तो सूजन के अंदर हमेशा बर्फ का सेक करना चाहिए, और अगर सूजन है तो गर्म पानी में पैर बिल्कुल नहीं डालें, गर्म पानी का सेक बिल्कुल नहीं करें, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हीटिंग पैर से हो चाहे वो पानी से हो। तो इसलिए जो है सूजन में कभी भी गर्म पानी का सेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्लड वेसल्स खुल जाती हैं और बॉडी का फ्लूइड वहां पे ज्यादा चला जाता है और उससे सूजन बढ़ जाती है। आज हम स्टूडियो में बात कर रहे हैं सर्वाइकल प्रॉब्लम्स के बारे में, जॉइंट्स पेन, जहां भी जिस तरह का पेन हो, चाहे गर्दन में पेन हो, फिर या शोल्डर्स में पेन हो, कोहनी में, रिस्ट में किसी तरह का पेन हो, यानी कहीं ना कहीं फिजियोथेरेपी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। और इसके बारे में बात करने के लिए खास तौर पर आज हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर नरेश पाराशर। इनसे बातें यूं ही जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल शो में ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इस छोटे से ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से मैडी टॉक में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर नरेश पाराशर, फिजियोथेरापिस्ट। किसी भी तरह के पेन के बारे में आप सीधे कॉल करके डॉक्टर सर से बात कर सकते हैं। 51099951 हमारा फोन नंबर है, पर ध्यान रखना है आपके टीवी का वॉल्यूम कम होना चाहिए। सर, एक बार फिर से इस ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हम जिस तरह के भी पेन की बात कर रहे हैं, मैं एक खास तौर पे बात करना चाहूंगी, जब कोई एक्सीडेंटल केस होता है या कोई फ्रैक्चर होता है और प्लास्टर्स लगाए जाते हैं, उसके बाद जब प्लास्टर्स खुलते हैं तब किसी तरह की एक्सरसाइजेस बताई जाती है। जी देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है। हम लोग ये सोचते हैं कि हमारा प्लास्टर हट गया, इसके बाद हम बिल्कुल रेडी हो गए। ये बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है हमारी। तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखने की चीज है कि अगर आपका प्लास्टर रिमूव हो गया है तो ये इस बात की गारंटी नहीं है कि आप एकदम रेडी हो गए हैं। यहीं से एक्चुअल ट्रीटमेंट शुरू होता है आपका।
ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज देखनी है कि जो भी अफेक्टेड पार्ट है या जो भी जॉइंट है वो जॉइंट स्टिफ नहीं हो, ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए जी। जैसे एल्बो के अंदर पेन हुआ है तो एल्बो के अंदर जैसे फ्रैक्चर हुआ है, प्लास्टर रिमूव हो गया है, तो हम एक पर्टिकुलर पोजीशन लेते हैं इस तरीके से, एल्बो को बेंड करके गले में एक बेल्ट बांध दिया जाता है। तो नॉर्मली 4 to 6 वीक्स तक वो बेल्ट रहता है और जो है प्लास्टर बंधा हुआ रहता है। तो इतने समय तक जो प्लास्टर बंधा हुआ रहेगा उस वजह से वो जॉइंट जो है स्टिफ हो जाता है जी। क्योंकि एक पर्टिकुलर पोजीशन में अगर लगातार किसी चीज को रखोगे तो वो स्टिफ हो जाएगी। तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हमारा जो फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइजेस है वो तभी शुरू हो जानी चाहिए जब आपका प्लास्टर लगा हुआ है। अच्छा। विद इन द प्लास्टर ही हम एक्सरसाइजेस शुरू कर दें। ओके। इससे फायदा ये रहेगा कि जब प्लास्टर रिमूव होगा तो आपके मसल्स की जो है स्ट्रेंथनिंग ऑलरेडी रहेगी जी। तो स्टिफनेस उतनी नहीं आएगी और दूसरा जो है मसल्स जॉइंट जो है वापस नॉर्मल रेंज में जल्दी आएगा जी। तो जो भी बॉडी का पार्ट जो है आपके प्लास्टर के अंदर है तो इमीडिएटली जो है आपकी एक्सरसाइजेस विद इन द प्लास्टर ही शुरू हो जानी चाहिए जी। इसमें एक स्पेसिफिक टाइप की जो है एक्सरसाइज होती है, इसको हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। इसमें खासियत ये रहती है कि जॉइंट तो आपको मूव नहीं करेगा जी। लेकिन मसल्स मूव कर सकती हैं। तो जैसे कि एल्बो के अंदर हुआ है तो एल्बो के अंदर जब भी फ्रैक्चर रहेगा तो जो प्लास्टर है आपका रिस्ट तक रहेगा जी। तो आप फिंगर्स को जो है लगातार खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। या फिर जो है आप जो पूरा 4 आर्म है यानी कि एल्बो से रख के रिस्ट तक का जो पोर्शन है इसको आप टाइट करिए, लूज करिए, टाइट करिए, लूज करिए। ये 2 एक्टिविटीज जो है आप विद इन द प्लास्टर ही कर सकते हैं। इसका फायदा आपको तब मिलेगा जब आपका प्लास्टर रिमूव हो जाएगा जी। तो ट्रीटमेंट जो है फिजियोथेरेपी एक्चुअली विद इन द प्लास्टर ही शुरू हो जानी चाहिए। फिर उसके बाद में जब आपका प्लास्टर रिमूव हो जाता है तो उस पर्टिकुलर जॉइंट की जिसका फ्रैक्चर हुआ है। एक कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी सर। जैसे ही प्लास्टर रिमूव होता है फिर उस पर्टिकुलर जॉइंट की फिजियोथेरेपी शुरू होती है जी। इसके लिए सबसे पहले आपको इमीडिएटली फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में पेशेंट को जाना होता है और वहां पे जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो आपकी जॉइंट की कंडीशन देखेगा यानी कि कितना टाइट है, रेंज ऑफ मोशन कितना है यानी कि एल्बो कितना खुल रहा है, कितना बेंड हो रहा है। सही, कॉल ले लेते हैं जी। हेलो हेलो जी सर। तो उसके बाद में फिजियोथेरेपिस्ट जो है आपको एक्सरसाइजेस बताता है डिपेंडिंग अपॉन की आपकी जॉइंट की जो है कंडीशन क्या है। अच्छा। अगर वहाँ स्वेलिंग है तो सबसे पहले उस स्वेलिंग को सबसाइड करना होता है, अगर पेन है तो उस पेन को सबसाइड करना होता है और उसके बाद में आपकी एक्सरसाइजेस शुरू होती हैं। जी जी। तो सबसे पहले हमको जो है फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में जाकर के उसकी फिजियोथेरेपी शुरू करनी होती है। और अगर खास तौर से मैं यहाँ पे एक नी जॉइंट के बारे में बात करना चाहूंगा। अगर आपके घुटने के आसपास का एरिया फ्रैक्चर हुआ है या नी जॉइंट का फ्रैक्चर हुआ है तो नॉर्मली एक मिथ है कि जब प्लास्टर बंधा हुआ रहता है तो हम हमारे बॉडी के पार्ट को जो है तकिए के ऊपर रखते हैं जी। तो ये मैं आज आपके मंच के माध्यम से बताना चाहूंगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं करें। अगर आप लेटे हुए हैं तो पैर के नीचे जो तकिया लगाने की एक सोसाइटी में एक बहुत बड़ा कल्चर है जी। कि प्लास्टर बंधा हुआ है पैर के अंदर। सर एक कॉल ले लेते हैं। हेलो नमस्कार सर। हाँ जी सर, अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। जौहरी चंद भंडारी जी। ये लेफ्ट हैंड बहुत सुन हो जाता है जी। और हाथ मतलब काम नहीं करते हैं। जी। कभी कभी मतलब कोई चीज पकड़नी हो तो पकड़ नहीं सकते हैं। स्प्रे लगाते हैं और आयोडेक्स वगैरह लगाते हैं तो भी ठीक नहीं हो रहा है। जी जी जौहरी जी, देखिए ऐसा है कि आपका हाथ सुन हो रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपके नेक के अंदर प्रॉब्लम है। आपके नेक के अंदर जो है नसें जो हैं वो ब्लॉक हो रही हैं, नसें दब रही हैं क्योंकि गर्दन की जो नसें हैं वो सीधी हाथ में उतरती हैं। तो आपको डेफिनेटली अपने गर्दन का एक एक्सरे करवाना चाहिए। गर्दन का एक्सरे कराने से पता चल जाएगा कि आपकी गर्दन में कौन कौन सी नसें दब रही हैं और कितनी नसें दब रही हैं। हाथ सुन पड़ने का सीधा सीधा मतलब ये है कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है। तो आप सबसे पहले जो है आगे झुकने वाली चीजें अवॉइड करें, गर्दन को आगे नहीं झुकाएं और आप हाथ पे जो विक्स और आयोडेक्स लगा रहे हैं तुरंत लगाना बंद करें जी। इससे आपको कोई विशेष लाभ नहीं मिलने वाला है। गर्दन का एक एक्सरे कराएं और गर्दन पे गर्म पानी का सेक करें। गर्दन की मसल्स रिलैक्स रहेगी तो हाथों में पेन वैसे ही थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा जी। तो गर्दन आगे झुकाना अवॉइड करें और फिजियोथेरेपी लें, गर्म पानी का सेक करें, इससे आपके हाथ का सूनापन डेफिनेटली कम हो जाएगा। सर एक और कॉल ले लेते हैं। हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहा है? मैं सुशीला बोल रही हूँ जी। आपका शो में बहुत बहुत स्वागत है मैम, अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, मेरे एक राइट साइड पूरा सुना हो रहा है जी और अभी मैंने 1 महीने पहले 2 दांत निकलाए तो अब ये पूरा मुंह, गर्दन, हाथ पूरा सुन हो रहा है, दर्द हो रहा है और
और फिजियोथेरेपी काफी बार कराई, आगे पहले सुन हो रहा था जी। और अब भी मेरे तो ये हाथ में और घुटने में कमर में दर्द है। मैम अपनी उम्र बता दें तो बेहतर हो जाएगा, अपनी उम्र बता दीजिए मैम। मेरी 60 साल उम्र है। जी जी सर। देखिए इनके साथ में भी वही कंप्लेन है कि हाथ में सूनापन हो रहा है। मैं आज इस मंच के माध्यम से बताना चाहूंगा कि अगर आपका हाथ सून हो रहा है तो डेफिनेटली एक चांस ये रहता है कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने के ज्यादा चांसेस हैं। और अगर आपका पैर सुन हो रहा है तो आपको कमर में जो है लंबर स्पॉन्डिलाइटिस यानी कमर में जो नस दबती है वो होने के ज्यादा चांसेस हैं। वैसे तो हाथ या पैर के सुन होने के बहुत सारे रीजंस रहते हैं, लेकिन ज्यादा जो गुंजाइश रहती है वो ये रहती है कि गर्दन में नस दब जाती है या कमर में नस दब जाती है, तो उस वजह से हाथ पैरों में सुनापन होता है। तो जिन लोगों को ये तकलीफ रहती है वो उन लोगों को सबसे बड़ी जो चीज ध्यान रखने की है वो ये है कि फॉरवर्ड बेंडिंग अवॉइड करें। यानी कि जिनके गर्दन में हाथ में दर्द है या हाथ में सुनापन है वो गर्दन आगे कम झुकाएं। जो हमारी चिन है वो जितना क्लोज टू द चेस्ट जाएगी, यानी कि हम जितना आगे झुकेंगे उतना हमारे हाथों में सुनापन बढ़ेगा। तो इस चीज को अवॉइड करें। और जब अगर किसी के पैरों में सुनापन है तो कमर को आगे झुकाना अवॉइड करें, यानी कि जमीन से कोई चीज उठानी है तो आगे झुक के हम जो उठाते हैं उसको अवॉइड करें। और जब हम सो के उठते हैं तो नॉर्मली हमारी आदत होती है हम सीधा उठ जाते हैं, तो हमेशा करवट लेकर के उठने की कोशिश करें। तो जिन लोगों के हाथ और पैरों में तकलीफ है उन लोगों के लिए सबसे बड़ी जो चीज है वो है फॉरवर्ड बेंडिंग अवॉइड करें, आगे झुकना बंद करें। और जो है गर्दन की, अगर आपके हाथ में दर्द है, सुनापन है तो गर्दन की फिजियोथेरेपी कराएं। और अगर पैरों में सुनापन है तो कमर की रेगुलर फिजियोथेरेपी कराएं। जैसे कि मैडम कह रहे थे इनके घुटने में भी दर्द है, तो घुटने में दर्द के लिए एक हमारे यहाँ और एक मिथ है कि घुटने पे जो है कभी गर्म पानी का सेक नहीं करना चाहिए। हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा मिथ है और मैं इस मिथ को आज ये हटाना चाहूंगा। आप गर्म पानी का सेक घुटने पे आराम से कर सकते हैं, आपके घुटने को कोई खराबी नहीं होगी। बस ध्यान रखने वाली चीज ये है कि घुटने पे जो सेक होगा वो हमेशा जो है गीला सेक होना चाहिए, यानी कि जो है नैपकिन जो होता है हमारा हाथ पहुंचने वाला उसको गर्म पानी में डिप करें, स्क्वीज करें और फिर वो घुटने के चारों तरफ लगाएं। तो इससे क्या होगा कि पानी वहां पे स्टे करेगा, तो उससे मसल्स ज्यादा अच्छे रिलैक्स होगी। तो गर्म पानी के सेक का सबसे अच्छा तरीका है कि आप नैपकिन से गीला सेक करें, उसको निचोड़ के गर्म पानी से हल्का सा फिर आप लगा। एक और कॉल ले लेते हैं जी। जी सेक जो है हमेशा दो तरह के होते हैं। एक तो ड्राई सेक होता है जो हम थैली से या बोतल से करते हैं, उसका असर केवल सुपरफिशियल रहेगा, यानी कि चमड़ी तक ही उसका असर रहता है। अच्छा। डीप मसल्स जो है हमारी बॉडी की वो उतनी इफेक्ट नहीं हो पाती हैं। जी। तो इसलिए जब भी कहीं पे आपको डॉक्टर बोलते हैं कि गर्म पानी का सेक करें तो गीला सेक करें, नैपकिन लें, गर्म पानी में डुबोएं, निचोएं और फिर उस अफेक्टेड बॉडी पार्ट पे लगाएं। सही कॉल कॉल लेंगे। हेलो जी सर। तो ऐसा करने से हमारी मसल्स जो है डीप मसल्स जो हैं वो जो है रिलैक्स होंगी और वो ज्यादा अच्छे से आपको पेन मैनेज करेगी। हेलो हेलो जी। और घुटने के दर्द के लिए हमारी जो थाइस की मसल्स हैं उसकी स्ट्रेंथनिंग की जरूरत होती है। हम नॉर्मली इसको क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथनिंग बोलते हैं। डॉक्टर्स नॉर्मली यही बोलते हैं कि क्वाड्रिसेप मसल यानी कि थाई की मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करें। तो आप अपने जो भी नियर बाय फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनसे थाई की मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करें। और दूसरी जो प्रॉब्लम होती है घुटने के दर्द के साथ, यानी जो हमारे हैमस्ट्रिंग्स होती हैं वो टाइट हो जाती हैं, यानी कि जो थाइस की नीचे वाली मसल्स हैं तो उसकी स्ट्रेचिंग करें। जी। तो घुटने के दर्द जिन लोगों को है उनमें दो चीजें का ध्यान रखना है। एक तो क्वाड्रिसेप मसल यानी कि आगे की जो थाई की मसल्स है उसकी ताकत के लिए स्ट्रेंथनिंग, और हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग करें। जी। अच्छा, सर्वाइकल के बारे में जो आप कह रहे हैं मैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानना, क्योंकि सर्वाइकल प्रॉब्लम्स आजकल बहुत ज्यादा है। जी देखिए, सर्वाइकल प्रॉब्लम का सबसे बड़ा रीजन है कि हमारा जो पॉस्चर है वो बहुत खराब है। हम लोग ज्यादा लंबे समय तक एक ही पर्टिकुलर पॉस्चर के अंदर बैठे रहते हैं, इस वजह से सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स ज्यादा होती हैं। स्पेशली जो लोग फॉरवर्ड बेंडिंग करके बैठते हैं, जैसे बैंकर्स हैं, बैंकर्स के साथ में ये दिक्कत होती है कि वो ज्यादा समय तक जो है एक ही पोजीशन के अंदर रहते हैं। तो जो लोग सिटिंग जॉब करते हैं उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। मैं एक चीज यहाँ बताना चाहूंगा कि जो लोग सिटिंग जॉब करते हैं वो नॉर्मली इस पोजीशन के अंदर बैठते हैं, गर्दन आगे झुकी हुई, दोनों शोल्डर्स आगे की तरफ झुके हुए, तो इन लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। आई थिंक 90 डिग्री जी, आपको बिल्कुल इरेक्ट पोस्चर में रहना चाहिए। आपका हेड जो है रेस्ट में रहना चाहिए, यानी कि जो है सर टिका हुआ रहना चाहिए। चेयर्स आपकी जो है सबसे बड़ा रोल प्ले करती हैं, तो चेयर में हमेशा हेड रेस्ट होना बहुत जरूरी है। तो हेड रेस्ट आप लें डेफिनेटली, और तकिया आप जरूर लगाएं, पतला तकिया लगाएं, लगभग 2 इंच मोटा जो तकिया है वो आप तकिया लगाएं। तो किसी को भी गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल की समस्या है, तो ये भी एक मिथ है कि हमें तकिया नहीं लगाते या तकिया लगाना हटा देते हैं। आप तकिया लगाना अगर बंद करेंगे तो आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम आगे होगी।
तो आप डेफिनेटली तकिया जरूर लगाएं। तकिया ज्यादा मोटा नहीं हो, 2 इंच तक का तकिया हो तो बिल्कुल ठीक है। और गर्दन आगे झुकाने वाली चीजें अवॉइड करें। एक चीज जो सबसे बड़ी है, जो लोग लंबे समय तक सिटिंग करते हैं, 45 मिनट से ज्यादा सिटिंग करेंगे तो आपके बॉडी पे साइड इफेक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो हर 45 मिनट के बाद में कोशिश करें कि 5 मिनट के लिए आप अपनी जो है जगह से उठे वॉक कर लें, पोस्चर चेंज कर लें अपना, ठीक है। चेयर जो है आपकी प्रॉपर हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो 45 मिनट्स के बाद में 5 मिनट के लिए जो है आपका पोस्चर चेंज होना बहुत जरूरी है। और फॉरवर्ड बेंडिंग जो है वो आप अवॉइड करें। अगर आप सीधा उठ रहे हैं तो सीधा उठना अवॉइड करें। अगर आप तकिया नहीं लगा रहे हैं तो डेफिनेटली तकिया लगाएं। और गर्दन वाला जो पोर्शन है उसको रेस्ट देना बहुत जरूरी है। और गर्दन की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस होती हैं, वो डेफिनेटली आप फिजियोथेरेपी से सीखें। अच्छा, मेरा एक सवाल ऐसा ही है, अगर हम अपने वर्क की बात करें कि सिटिंग हमारा पोस्चर सही होना चाहिए, ऐसे 99% लोग हैं जो लेट कर टीवी देखते हैं। जी, देखिए ऐसा है, ये हर वो एक्टिविटी जो लेट के की जाती है वो आप अपनी स्पाइन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कुछ लोग उल्टा लेट के पढ़ाई करते हैं, उल्टा लेट के टीवी देखते हैं, उल्टा लेट के खाना भी खाते हैं। उल्टा लेटना हमारे स्पाइन पे बहुत ही गलत प्रभाव डालता है। या कुछ लोग हैं जो रात को पूरी रात उल्टा ही लेटते हैं। तो ये चीजें बहुत गलत हैं और उल्टा लेटना हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है, खास तौर से हमारी स्पाइन के लिए। तो उल्टा लेटना बिल्कुल बंद करना चाहिए और सीधा लेटें आप या फिर करवट लेटें, करवट लेके लेटें। और जो भी एक्टिविटीज हैं आपकी सिटिंग पोस्चर के अंदर ही होनी चाहिए। जो लोग भी उल्टा लेटेंगे वो डेफिनेटली अपनी स्पाइन को नुकसान पहुंचा रहे हैं और आज नहीं तो कल वो डेफिनेटली या तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम को लेके बैठेंगे या फिर बैक पेन लेके बैठेंगे। तो उल्टा लेटना डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, मेरा एक और सवाल है कि क्या कहा जाता है कि जिस बिस्तर पर हम सोएं वो बिस्तर बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए या पिलोज कंफर्टेबल होने चाहिए। जी, लेकिन ऐसे भी बहुत लोग हैं जो फर्श पर सोना बहुत पसंद करते हैं। तो इस कंपैरेटिवली क्या सही है? देखिए ऐसा है कि आप वहीं सोइए जहां आपको कंफर्टेबली नींद आती हो। सबसे बड़ा जो मैटर है वो ये है कि आप आराम से सोएं, आपकी बॉडी को कोई डिस्कम्फर्ट नहीं हो, आप रिलैक्स रहें, उस पर आप सोइए। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि ये जरूरी नहीं है कि आप जमीन पे सो रहे हैं या पलंग पे सो रहे हैं। बस इतना सा ध्यान रखना है कि कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी मैम, अपना नाम बताइए। हेलो, हाँ जी मैम, आपकी आवाज आ रही है, अपना सवाल पूछिए और अपना नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम हेमलता। जी हेमलता जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ, मेरा ना एड़ी से ऊपर ना बहुत दर्द करता है, नस में नस चढ़ जाती है। अच्छा, ये मुझे लगता है पिंडलियों पे जो प्रॉब्लम होती है। फर्क नहीं पड़ता। जी, आपकी उम्र बताएंगी मैम? हाँ, उम्र 52। 52, जी मैम। और आपका वेट? वेट है 80। जी, ओके। देखिए जैसा कि बता रहे हैं कि नस पे नस चढ़ जाती है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो इनकी काफ मसल्स है यानी पिनले की जो मसल्स है उनमें बिल्कुल जान नहीं है। तो इनकी काफ मसल्स की जो है इनको स्ट्रेंथनिंग करानी होगी। ये मोस्ट ऑफ महिलाओं में से होता है। जी बिल्कुल, ये इस वजह से होता है क्योंकि हमारे हाउस होल्ड में जितने भी काम होते हैं वो आजकल स्टैंडिंग ज्यादा होने लग गए हैं। तो स्टैंडिंग ज्यादा होने की वजह से क्या है कि जो भी जॉब आप स्टैंडिंग ज्यादा करोगे, आपकी काफ की मसल्स जो है, आपके काफ की मसल्स को ज्यादा काम करना पड़ता है। एक चीज मैं आज आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो हमारी काफ की मसल्स हैं वो हार्ट की तरह मसल्स को पंप करती हैं। अच्छा। वो मसल्स जो है पंप करती हैं और हमारे ब्लड को जो है नीचे से ऊपर की तरफ लेकर के आती हैं। अच्छा। तो हमारा जो काफ की मसल्स हैं, दे आर कॉल्ड सेकेंड हार्ट ऑफ द बॉडी। हम क्योंकि हमारा हार्ट की जो मसल्स है वो भी पंप करती हैं ब्लड को और ब्लड को पूरी बॉडी में जो स्प्रेड करती हैं, उसी तरीके से हमारी जो काफ की मसल्स हैं वो भी पंप करती हैं जी। और जो ब्लड को है ऊपर की तरफ लेके आती हैं टुवर्ड्स दी हार्ट। तो वो अगेंस्ट द ग्रेविटी काम करते हैं। हार्ट की जो मसल्स है वो ब्लड जो है टुवर्ड्स द ग्रेविटी जाता है, लेकिन काफ को जो है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी ब्लड को ऊपर की तरफ पंप करना है। तो उनको जो है अगर आप ज्यादा स्टैंडिंग करेंगे तो वो जल्दी थक जाती हैं। तो जो लोग ज्यादा स्टैंडिंग करते हैं, चाहे वो वकील हो, चाहे वो लेक्चरर हो, चाहे वो हमारे हाउस होल्ड लेडीज हों, तो जो लोग ज्यादा स्टैंडिंग करते हैं उन लोगों के लिए ये चीज है कि 45 मिनट से ज्यादा स्टैंडिंग नहीं करें। 45 मिनट एक आइडियल फिगर है। इसके बाद में आप थोड़ा सा सिटिंग कर लें 10-15 मिनट के लिए। इससे आपकी काफ की मसल्स को जो है वो आराम मिलेगा और ब्लड जो है बहुत अच्छे से वो पंप कर पाएंगी। और इसके अलावा आपके काफ की मसल्स की स्ट्रेचिंग जो मसल्स होती है वो करें और या फिर जो है मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करें। अगर आपकी मसल्स बहुत टाइट हैं तो आप गर्म पानी का सेक कर सकते हैं और अगर बहुत ज्यादा पेन कर रहा है तो आप फिजियोथेरेपिस्ट से मिलके काफ की स्ट्रेंथनिंग और काफ की स्ट्रेचिंग
ये 2 आप सीख सकते हैं, फिर रेगुलर आप घर पे कर सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट के पास में आप 15 दिन में एक बार चले जाइए, वो आपको रिव्यू कर लेंगे, देख लेंगे कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है नहीं हुआ है, फिर उस हिसाब से वो आपको क्लिनिकली सजेस्ट करके एक्सरसाइज सिखा देंगे। तो जिन लोगों को भी एक पिंडलियों में नस पे नस चढ़ने की दिक्कत है, उनके लिए है कि वो गर्म पानी का सेक करें, 45 मिनट से ज्यादा खड़े नहीं हो और आलती पालती लगा के बैठना थोड़ा सा कम करें। तो इन 3 चीजों को फॉलो करने से जो है आपके काफ का पेन काफी कम हो जाएगा। अच्छा, हम सर्वाइकल की बात कर रहे थे, क्या सर्वाइकल से बड़ों को ही होता है, छोटे भी फेस करते हैं? देखिए आजकल ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 13 से 14 साल की उम्र के बच्चे सर्वाइकल की समस्या लेके आ रहे हैं। ठीक है, पहले के जमाने में ये होता था कि ये बीमारी 60 साल के ऊपर के लोगों को सुनी जाती थी कि गर्दन में दर्द है। आजकल जो स्कूल के बैग्स हो गए हैं वो बहुत ही ज्यादा हैवी बैग्स हो गए हैं। जितना बच्चे का वजन नहीं होता है उतना तो बैग का वेट होता है। तो ये जो है बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे बच्चे की जो शोल्डर्स हैं, हमारे जो बच्चे के नेक हैं, उनके ऊपर बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है। इस वजह से आजकल 13-14 साल के बच्चे जो हैं वो नेक पेन को लेकर के आ रहे हैं। एग्जैक्टली ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नहीं होता है, लेकिन इसकी तरफ बच्चे बढ़ रहे हैं और बहुत ही स्पीड से बढ़ रहे हैं। इसमें हमारे जो लैपटॉप्स हैं, हमारे जो मोबाइल्स हैं, इन्होंने हमारे बच्चों की सेहत पर बहुत ही गलत प्रभाव डाला है। क्योंकि इसमें क्या, बच्चा काफी देर तक जो है गेम्स खेलता रहता है, लैपटॉप पे काफी लंबे समय तक सिटिंग करता है। सही कॉल लेते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी मैम, आपका स्वागत है हमारे शो में। कौन बोल रही हैं? हाँ हेमलता बोल रही, आपने जवाब नहीं दिया। नहीं सर, मैम जवाब आपको दिया था, लेकिन शायद आपने टीवी पे गौर नहीं किया। एक बार सर वापस आपको जवाब दे देंगे, आप टीवी ध्यान से देखिए। हाँ देख रही हूँ। जी सर, मैम वापस अपने सवाल पे। जी, इनकी काफ की वही प्रॉब्लम थी जी ना, इस पर हम उसी पे डिस्कशन कर रहे हैं। पिछले 10 मिनट से काफ पर ही हम बात कर रहे हैं जी। देखिए मैम, ऐसा है कि काफ का मतलब जब हम काफ मसल्स बोलते हैं तो पिंडली की मसल्स की ही हम बात कर रहे हैं। और जो नस पे नस चढ़ने की बात है, आपकी जो मेन कंप्लेन है कि नस पे नस चढ़ गई है, हम पिछले 5-10 मिनट से उसी पर बात कर रहे हैं कि एक तो आप गर्म पानी का सेक करिए अपनी पिंडलियों के ऊपर, और ज्यादा खड़े मत रहिए। 45 मिनट से ज्यादा जो है आप खड़े रहेंगे तो आपकी पिंडली में ज्यादा समस्या होगी। और काफ की मसल्स की एक्सरसाइज करिए। आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए, वो आपको एक्सरसाइज सिखाएंगे और काफ की एक्सरसाइज करिए। और उस पर कोई मालिश वगैरह नहीं करनी है। कोई भी मालिश अगर आप करेंगी तो आपकी मसल्स और टाइट हो जाएंगी और आपके और नस पे नस चढ़ने लग जाएगी। तो गर्म पानी का सेक करिए और फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाकर के इसकी कोई अच्छी सी एक्सरसाइज सीखिए, वो आपको एक्सरसाइज सिखाएंगे। इससे आपके काफ का पेन बहुत कम हो जाएगा। जरा हम बच्चों के सर्वाइकल की बात कर रहे थे। जी, तो सबसे पहले हमारे पेरेंट्स को ही चाहिए कि बच्चों को जो है छोटी उम्र में ही, जो बच्चे आजकल मोबाइल्स का बहुत बड़ा शौक लग गया उनको, तो मोबाइल्स बच्चों को नहीं दें। 15 साल से छोटे बच्चों को मोबाइल्स देना हमारी सोसाइटी के लिए बिल्कुल एक गलत ट्रेंड हम पकड़ रहे हैं। क्योंकि मोबाइल और लैपटॉप से 2 ऐसी चीजें जो बहुत छोटी उम्र के अंदर बच्चों को जो है वो गर्दन की प्रॉब्लम्स दे रहे हैं। और स्कूल मैनेजमेंट को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों का जो वेट है, बैग का जो वेट है, वो थोड़ा कम करें। जो जरूरी बुक्स हैं वही बच्चे को घर के लिए दें, बाकी स्कूल में ही जमा कर लें। तो इससे भी बच्चे के जो है नेक पेन में बहुत आराम मिलेगा। और जो बच्चे उल्टा लेट के पढ़ाई करते हैं, उल्टा लेट के खाना खाते हैं, उल्टा लेट के मोबाइल्स देखते हैं, उनके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों की आदतों पर गौर करें। और अगर आपका बच्चा अगर उल्टा लेट रहा है, उल्टा लेट के पढ़ाई कर रहा है, उल्टा लेट के खाना खा रहा है, तो इन सब चीजों को तुरंत प्रभाव से बंद करें, क्योंकि इससे डेफिनेटली आपके बच्चों का नेक पेन बढ़ने वाला है। जी। तो पॉस्चरल केयर एक जो है बच्चों के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी आपका बच्चा पढ़ाई करे, वो ध्यान रखिए कि वो उल्टा लेट के पढ़ाई नहीं करे, ज्यादा गर्दन को आगे नहीं झुकाए, हमेशा दीवार पे सर टिका के बैठे। इससे आपके नेक के बच्चों में जो भी नेक का पेन है वो काफी कम हो जाएगा। अच्छा, सियाटिका की बात करते हैं, ये भी एक तरह का कॉज है जो दर्द करता है, ये क्या रीजन है? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि सियाटिका नाम की कोई बीमारी नहीं होती है। ठीक है। सियाटिका नाम की एक नस होती है, उसका एग्जैक्टली जो है वो नस सियाटिक नर्व होती है। ये हमारी बॉडी की जो है सबसे लंबी नस होती है, जो हमारी कमर से शुरू होती है और हमारे पैर के अंगूठे तक जाती है। इसलिए हम लॉन्गेस्ट नर्व ऑफ द ह्यूमन बॉडी के नाम से इसको जाना जाता है। तो इस नाम की कोई बीमारी नहीं है, इट इज एक्चुअली द नर्व, सियाटिक नर्व है ये, जिसको अमूमन साइटिका कहा जाता है। ऑडियंस को बता दूं, साइटिका की बात करें जिसको सियाटिका एग्जैक्टली कहा जाता है। ये सियाटिका है और ये इस नाम की जो है वो नर्व है। नर्व मतलब हमारे बॉडी की एक नस है जो कमर से शुरू होती है और पैर के अंगूठे तक जाती है। सही कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी सर, आपका स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्ते सर। नमस्ते सर, अपना नाम बताएंगे? मेरा एक सवाल है जी।
कि ये 50 साल की उम्र के आसपास, मैं तेजदान चांद अर्ज कर रहा हूँ जी सर। 50 साल की उम्र के आसपास जो ये घुटनों में, कमर में और जोड़ों में जो दर्द बिना किसी परेशानी के शुरू हो जाता है जी, तो ये उम्र का कारण है या इसके लिए हमें दवाइयाँ लेनी पड़ती है? क्योंकि मैंने सुना है कि दवाइयाँ लेने से मर्ज गायब नहीं होता है, बस आराम मिल जाता है, पुनः हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, ये आप थोड़ा जवाब देंगे तो थोड़ा हमारा ज्ञान बढ़ेगा। जी सर। जी देखिए, ये तो बात बिल्कुल सही है कि दवाएं लेना जॉइंट पेन्स के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हम इसको जो है केवल दवाएं लेकर के पेन को दबा देते हैं जी, ठीक है। ये 50 साल की उम्र के आसपास जो आपने पूछा है, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि मसल्स आपकी वीक हो जाती हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली हो जाती है, इसमें डाइट शेड्यूल ये मैटर नहीं बिल्कुल। करता है। एक तो आपकी कैल्शियम डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए और आपका पोस्चर जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो देखिए सर, ऐसे 3 चीजों पर आप गौर करिएगा इसके ऊपर। एक तो रेगुलर आप एक्सरसाइज करिए, घुटने की एक्सरसाइज करिए और कमर की एक्सरसाइज करिए, क्योंकि जब आपका घुटना पेन करता है तो आप कई बार लंगड़ा के चढ़ते हैं, हम इसको लर्च वॉक बोलते हैं, ठीक है। तो इस वजह से आपकी कमर पेन शुरू हो जाती है। अच्छा। तो जब जो भी लर्च वॉक करता है, लंगड़ा के चलता है, वो उसके चक्कर में वो कमर दर्द और लेके बैठ जाता है। तो इसलिए जब भी घुटने का पेन हो, तुरंत आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए और एक्सरसाइज शुरू करिए, ताकि आपकी कमर का दर्द नहीं हो। तो और दवाएं लेना, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, दवाएं लेना ऐसा कोई इलाज नहीं है। दवाएं लेने से आपका पेन जो है बिल्कुल सबसाइड नहीं होगा। एक बार का आराम मिल जाएगा 4-6 घंटे बाद में, उसके बाद वापस पेन रिकरेंस हो जाता है। तो सबसे पहले आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, वही आपको बहुत अच्छे से एक्सरसाइज सिखाएंगे और एक्सरसाइज करिए और अपने पोस्चर का फॉलो करिए। अगर आपके घुटनों में दर्द है तो एक स्टूल की हाइट के नीचे बैठना आप थोड़ा अवॉइड करिए। और जब भी आपको अगर सीढ़ी चढ़ने का काम है तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जिन लोगों को भी घुटने में दर्द है, उनके सीढ़ी चढ़ने का, उतरने का एक तरीका है, इसको हम बोलते हैं अप विथ गुड एंड डाउन विथ बैड। यानी कि जो घुटना दर्द कर रहा है उस घुटने से आपको पहले नीचे उतरना है, ओके। और जो घुटना ठीक है उससे आपको सीढ़ियां चढ़नी है, ओके। ठीक है। तो इससे क्या होगा, वो घुटना मुड़ेगा नहीं और आपका पेन एग्रीवेट नहीं होगा जी। और एक बार में एक ही सीढ़ी उतरनी है, एक बार में एक ही सीढ़ी चढ़नी है। तो जिन लोगों को भी घुटने का दर्द होता है और अगर उनके नाले चढ़ने का काम है, घर में सीढ़ियां हैं या ऑफिस में सीढ़ियां हैं, तो अगर जैसे आपका लेफ्ट नी पेन कर रहा है तो आप राइट नी से चढ़ें जी, ठीक है। और जब आप उतरेंगे तो आप लेफ्ट नी से उतरें, यानी कि पहला जो पैर नीचे गिरेगा वो आपका लेफ्ट होना चाहिए, और जब आप चढ़ेंगे तो राइट पैर से ऊपर चढ़ेंगे। और अगर आप हाथ में छड़ी लेते हैं, अगर आप बुजुर्ग हैं, आपकी एज ज्यादा है, घुटने में पेन है, तो छड़ी लेने का भी एक तरीका है। अगर आपका लेफ्ट नी पेन कर रहा है तो आप राइट हैंड में छड़ी पकड़ेंगे, और अगर आपका राइट हैंड पेन कर रहा है तो आप लेफ्ट हैंड के अंदर छड़ी पकड़ेंगे। उससे क्या होगा, आपका बॉडी का जो वेट है वो जब आप वॉक करेंगे तो बैलेंस रहेगा, तो इससे आपके घुटने का पेन जो है वो काफी कम हो जाएगा। अच्छा, सियाटिका की हम बात कर रहे थे सर, तो ये सियाटिका से बड़ों के साथ ही प्रॉब्लम है, छोटे भी फेस कर सकते हैं? देखिए, हर वो इंसान जो अपने पोस्चर का ध्यान नहीं रखेगा, अच्छा। उन लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकती है। और नॉर्मली ये जो चीज है, नॉर्मली 45-50 साल की उम्र के आसपास जब आप लॉन्ग सिटिंग करते हो या आपका ज्यादा वजन उठाने का काम है, या जैसे कार ठीक करने वाले जो लोग होते हैं या जो मोची होते हैं, जो फॉरवर्ड बेंड करके बैठते हैं, हर वो जॉब प्रोफाइल जिसमें फॉरवर्ड बेंडिंग ज्यादा होती है, उन लोगों को सियाटिका होने के चांसेस ज्यादा होते हैं जी। तो उन लोगों को सबसे जो पहले इन चीज का ध्यान रखना है वो ये है कि अपने ब्रेकफास्ट के पहले, लंच के पहले और डिनर के पहले 15 मिनट के लिए आप उल्टा लेट जाएं और अपने चेस्ट के नीचे जो है 4 से 5 इंच का तकिया लगा लें। उससे क्या होगा कि आपकी बैक की जो मसल्स है वो रिलैक्स हो जाएंगी और जो है वो कंपेंसेट हो जाएगा आपका फॉरवर्ड बेंड होना। तो हर वो इंसान जो ज्यादा फॉरवर्ड बेंड करता है अपने जॉब की वजह से या अपनी आदतों की वजह से, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के पहले 15-15 मिनट के लिए उल्टा लेट जाएं, 4 इंच का जो तकिया अपने चेस्ट के नीचे लगा लें, तो इससे सियाटिका से काफी हद तक अपन बच सकते हैं जी। और फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाकर के और बैक पेन की अच्छी सी एक्सरसाइज सीखें, वो आपको बैक की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज सिखाएंगे तो काफी हद तक आपका पेन कम हो जाएगा। अब मैं आपसे 2 लाइन में फिजियोथेरेपिस्ट का एक एग्जैक्टली कंट्रीब्यूशन जानना चाहती हूँ। आप ऑडियंस को बताएं कि जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर सर्वाइकल और साइटिका तक की जिसकी हम बात करें तब तक में एक एग्जैक्टली क्या कंट्रीब्यूशन, फिजियोथेरेपिस्ट है क्या? जी, फिजियोथेरेपिस्ट वो एक मेडिकल प्रोफेशन है जो मैनुअल तरीके से या जो फिजिकल गैजेट्स हैं उनके तरीके से जो है आपके पेन को मैनेज करता है। फिजियोथेरेपी का रोल केवल पेन मैनेजमेंट तक सीमित नहीं है,
बहुत बड़ा फील्ड है ये। इसमें हम पैरालिसिस के पेशेंट को भी अटेंड करते हैं, हम इसमें स्पेशल चाइल्ड को भी अटेंड करते हैं। हम इसके अंदर जो है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है, यानी कि जो बूंद बूंद करके पेशाब रिश्ता रहता है, उसकी स्ट्रेंथनिंग भी हम करते हैं, यूरिनरी ब्लैडर की भी स्ट्रेंथनिंग करते हैं। कुछ ऐसी लेडीज होती है जिनको ओल्ड एज के अंदर जो है बच्चेदानी जिसको हम बोलते हैं यूट्रस, वो यूट्रस प्रोलैप्स हो जाता है, तो उसकी भी स्ट्रेंथनिंग हम जो है फिजियोथेरेपी के द्वारा करते हैं। और सबसे जो जरूरी हमारा रोल है वो है पॉस्चरल केयर में। तो हम हर पेशेंट को पॉस्चरल केयर डेफिनेटली बताते हैं कि अपने पॉस्चरल केयर को करके किस तरीके से आप अपने पेन मैनेजमेंट जो है वो कर सकते हैं। तो जब एक बच्चा पैदा होता है तब से लेकर के और पूरी जिंदगी में जो इंसान अपनी एक्टिविटीज करता है, उसमें हम पॉस्चरल केयर का हम बहुत इंपॉर्टेंट रोल पे जो है वो प्ले करते हैं और पेशेंट को पेन मैनेजमेंट करते हैं। हाथ पैरों में सूनापन है तो वो ठीक करते हैं, कोई मसल पुल अगर हो गई है तो उस मसल पुल को भी सबसाइड करते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट का रोल स्पोर्ट्स इंजरी के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट आता है। तो स्पोर्ट्स के अंदर आप देखेंगे कि स्पोर्ट्स इंजरी जब होती है तो एक स्पेशलिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट आपका हमेशा वहां रहेगा। तो स्पेशलिस्ट अब हमारे फिजियोथेरेपी के अंदर जो है स्पोर्ट्स के अंदर भी पीजी होने लगा है, पीजी इन स्पोर्ट्स थेरेपी, जो है स्पोर्ट्स की ऑन जो फील्ड इंजरीज होती है उनको अटेंड करता है। आप क्रिकेट में देखिए हमेशा जो फर्स्ट पर्सन जो फील्ड पे जाता है ही इज फिजियोथेरेपिस्ट। जो खिलाड़ी को अटेंड करता है वो फिजियोथेरेपिस्ट होता है, वही सबसे पहले डिसाइड करता है कि जो फील्ड में जो बंदा खेल रहा है खिलाड़ी वो कितनी हद तक कितनी गहरी है उसको अच्छा जो हमारे क्रिकेट के खिलाड़ी हैं जब तक एक फिजियोथेरेपिस्ट उनका फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं दे देता है वो खेल नहीं सकते हैं। तो जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है जब तक फिजियोथेरेपिस्ट उनको ओके नहीं करेगा, जब तक डिक्लेयर नहीं करेगा तब तक वो फील्ड में खेल नहीं सकते हैं। तो इसलिए फिजियोथेरेपी का हर फील्ड में हमारे सोसाइटी के हर उसमें डिपार्टमेंट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मेरे पास सवाल बहुत सारे थे अभी तो, जैसे पैरालिसिस एक टॉपिक जिस पे अभी हमने बात की ही नहीं, लेकिन वक्त बहुत कम था इसलिए बात नहीं कर पाए। थैंक यू सो मच, आप स्टूडियो में आए। थैंक यू सो मच, आपने आने का मौका दिया, ग्रेट प्लेजर। थैंक यू सो मच। आज हमारे साथ डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर नरेश पाराशर, जिन्होंने फिजियोथेरेपी के बारे में इतनी डिटेल से हमसे बात की। हमारे जो लाइव दर्शक रहते हैं उनके सवालों के जवाब दिए और ऐसे भी दर्शक थे जिन्होंने कॉल की लेकिन हमारी बात नहीं हो पाई, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। लेकिन अगले सप्ताह एक बार फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए आप शिल्पा को इजाजत। नमस्कार।